में जो आज का विषय है, एसिड पेप्टिक डिसऑर्डर्स। वैसे तो ये बहुत वास्ट टर्मिनोलॉजी है। अम्लत पित्त ये वास्ट में आती है, वास्ट में आती है। कई आचार्यों ने इसे व्याधि के रूप में नहीं माना है, लेकिन कई आचार्यों ने अम्ल पित्त को व्याधि के रूप में भी माना। ट्रीटमेंट के लिए ये वैसे ऊपर ऊपर से बहुत आसान लगता है। इसमें जो कल्प या मेडिसिन हम यूज करते हैं वो भी बहुत कम है, लेकिन मुश्किल यह है कि इसका डायग्नोसिस करना ये मुश्किल है। इसके डायग्नोसिस में बहुत छोटे मोटे शेड्स रहते हैं। मेडिसिन कम है, लेकिन बराबर मेडिसिन यूज नहीं किया तो ये लक्षण, अम्लपित्त के लक्षण एकदम से ठीक नहीं होते। बार बार पेशेंट आपके पास आता जाता है। तो एक तरह से ट्रीट करने के लिए मुश्किल, लेकिन एक बार आपने बहुत परफेक्टली डायग्नोसिस किया तो ट्रीट करने के लिए आसान। ऐसा ये डिसऑर्डर है, एसिड पेप्टिक डिसऑर्डर। अम्ल पित्त के बारे में मैं कहूंगा कि ये कर्म प्रधान व्याधि है, निदान परिवर्जन प्रधान व्याधि है। मतलब क्या कि इसमें लगभग सभी कर्म आपको करने पड़ते हैं। कभी कभी इसमें लंघन देना पड़ता है, कभी कभी पाचन करना पड़ता है, कभी ब्रूहण करना पड़ता है, कभी स्निग्धता बढ़ानी पड़ती है, कभी रुक्षता बढ़ानी पड़ती है। पंचकर्म में जो 5 कर्म है वो तो लगभग सभी एक ना एक स्थिति में हमको करने पड़ते हैं। और जो मेडिसिन हम देते हैं वो भी कर्म प्राधान्य आंखों के सामने रखकर ही हमें देने पड़ते हैं। कौन सा कर्म हमें वहां करना है वो देखकर ही वो मेडिसिन हमको तय करना है। और दूसरी बात, ये निदान परिवर्जन प्रधान व्याधि है। मतलब क्या कि इसमें निदान का परिवर्जन करना, जो भी हेतु हम ढूंढ लेते हैं वो उसके जीवन पद्धति से निकालना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि जब तक हम पूरी तरह से हम निदान परिवर्जन नहीं करते तब तक अम्ल पित्त के लक्षण या अम्ल पित्त ये व्याधि पूरी तरह से ठीक नहीं होती। तो आज हम एक से एक देखेंगे ये अम्ल पित्त के बारे में। एक रिसर्च इंटेस्टिनल म्यूकोजल सरफेस के बारे में। टोटल entire surface of GI tract is regenerated every 24 to 72 hours। यानी 1 से 3 दिन में अपनी GI ट्रैक्ट की एपिथेलियम, म्यूकोजल एपिथेलियम पूरी तरह से चेंज हो जाती है। द रेट इज लिटिल बिट स्लोअर, और 1-2 दिन ज्यादा लगते हैं। कहाँ? कोलोनिक एपिथेलियम में ये टर्नओवर थोड़ा सा स्लो होता है। क्या वास्तविक है, इसका कैसे उपयोग करेंगे? ये दृष्टिकोण से घन बोलते आवाज बरोबर येत नाही सर। हम ये रिसर्च बोलते हैं, लेकिन यदि हम की और ध्यान देंगे तो ये हमें पता लगता है कि आमाशय के अंतर्गत जो एपिथेलियम दिन बदलती है, उल्लंघन आमाशय के देना ही है। हेलो, आता सर वी कैन नॉट हियर यू सर, आवाज नहीं आ रही है बराबर। हेलो अमित। यस सर। ओके, एक बार मैं सेटिंग चेंज करता हूँ। अभी आ रही है, अभी ये लास्ट 2 सेंटेंस आ रहा है ठीक से। हेलो। यस सर।
अभी आ रहा अभी है। आ रहा है? यस सर। ठीक है, अभी हाँ ठीक है, ठीक है। नहीं लगा तो मुझे बोल दो। यस श्योर। हाँ, तो प्लीज रिपीट करना ओके लास्ट ओके, के आपके 2-3 वर्ड जो आपने बोले थे, या 2-3 सेंटेंसेस, वो सुने नहीं हमने लास्ट के 2-3। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभी हम जो लंघन देते हैं वो कई आचार्यों ने 3 दिन बोला है, कई 5 बोला है, कई कई आचार्यों ने धातु की तरह सप्त धातु के लिए 7 दिन लंघन के लिए बोला है। लेकिन यदि हम इंटेस्टिनल म्यूकोजल सरफेस के बारे में देखेंगे तो हमें कम से कम 3 दिन तक लंघन देना ही है, यानी पूरी तरह से दोष निकल जाए और आमाशय की अम्लता पूरी तरह से कम हो जाए। इसके लिए कम से कम 3 दिन हमें लंघन देना है, तो आमाशय की शुद्धि हो जाती है। अब हम एसिड पेप्टिक डिसऑर्डर्स के बारे में कैसा अपना अप्रोच रहना चाहिए इसके बारे में देखेंगे। तो कभी भी एसिडिटी या एसिड पेप्टिक डिसऑर्डर्स या भी हम जब पेशेंट चेक करते हैं तो उसके मुख का आरोग्य कैसा है, दांतों का आरोग्य कैसा है, डेंटल कैरीज है क्या, जीवा कैसी है, इसके साथ साथ उसकी खाने की पद्धति क्या है, वो कैसे खाता है, खाने का ढंग उसका कैसा है, और यहां से लेकर डायरेक्ट मल विसर्जन तक, यानी उसे कॉन्स्टिपेशन है क्या, लूज मोशंस है क्या, यानी राइट फ्रॉम माउथ टू एनस हमें पूरी तरह से उसको क्वेश्चन पूछने हैं और उसकी हिस्ट्री लेनी है। अभी माधव सर ने मल विसर्जन के बारे में बहुत अच्छी तरह से आपको सिखाया हुआ है, वो आप जरा रिकॉल करिए। अब हम एक नजर डालते हैं कॉमन सिम्टम्स के ऊपर। ये मॉडर्न की या एलोपैथी के हिसाब से या उस व्यू से मैं आपके सामने रख रहा हूं। इसोफेगस में क्या कॉमन सिम्टम्स रहते हैं, तो सबसे पहले हार्डपन, यानी सीने में जलन या अम्लपत्य की डकारें जो होती है, या उष्णता प्रतीति होती है, उसे हार्डबर्न कहते हैं, वो पहला सिम्टम है। चेस्ट पेन हो सकता है, डिस्फेजिया हो सकता है, और हिमेटेमेसिस या मेलिना। लेकिन आज के अपने विषय में हिमेटेमेसिस या मेलिना हम नहीं लेने वाले हैं, वो रक्तपित्त की तरफ ज्यादा जाएगा। लेकिन ये कॉमन सिम्टम दिखते हैं, इसलिए मैंने ये सामने रखा है। स्टमक के बारे में सोचेंगे तो इपिगैस्ट्रिक पेन, इपिगैस्ट्रिक रीजन में पेन ज्यादा रहता है। नौशिया या वोमिटिंग रहती है, इसमें भी हिमेटेमेसिस रहता है। कभी कभी हिमेटेमेसिस अल्सर के साथ रहेगा तो वो थोड़ा बहुत अम्ल पित्त में आता है। और सबसे लास्ट है सेटेटी या बर्पिंग, या जिसे हम उदावर्त जैसे सिम्टम कहते हैं, उद्गार बाहुल्य के सिम्टम्स कहते हैं, वो स्टमक की ओर अपना इशारा करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन से पकड़ के क्या क्या सिम्टम आते हैं, तो अपर एब्डोमिनल पेन इसमें ज्यादा रहता है। इसमें भी कई बार वोमिटिंग होता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा नौशिया रहता है। यहाँ पर भी हेमेटेमेसिस ड्यूडेनल अल्सर के साथ हो सकता है। और यहाँ दूसरी जो चीज है वो अधोग अम्ल पित्त की तरफ जाती है, वो है डायरिया, यानी लूज मोशन, अतिसार जैसे लक्षण स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ। जब स्मॉल इंटेस्टाइन में गड़बड़ी हो तो हमें देखने को मिलते हैं। पेशेंट को क्वेश्चन पूछते वक्त ये एक अप्रोच हमें रखना है कि उसके बॉवेल हैबिट्स कैसे हैं। बॉवेल हैबिट्स के बारे में माधव सर ने आपको बताया है, लेकिन उसके साथ साथ मैं चेंजिंग बॉवेल हैबिट्स के बारे में बोल रहा हूं कि कभी कभी बॉवेल हैबिट्स अचानक से चेंज हो जाती है। पेशेंट आपके पास
आता है 1 महीना 2 महीने के लिए मेरे हैबिट्स चेंज हुए हैं, यानी पहले मुझे अच्छी से स्टूल पास होती थी, लेकिन अभी 3-4 बार जाना पड़ता है, बीच बीच में होता है। ऐसे कुछ सिम्टम्स लेके आपके पास आएगा। तो एक ध्यान में रखिए, यदि ये सिम्टम शॉर्ट पीरियड के लिए है, टेम्पररी आते जाते हैं, तो ये ज्यादातर स्ट्रेस रिलेटेड होते हैं। यानी कई बार नौकरी चेंज हुई, फैमिली का स्ट्रेस बढ़ा, या अपनी जगह चेंज हुई, खान पान की रहन सहन की पद्धति चेंज हुई, तो ये बाउल हैबिट्स बिगड़ते जाते हैं। यदि है ये हैबिट्स चेंजेस है वो ज्यादा देर तक रहे, इशारा करता है। अपने दृष्टिकोण से देखें तो इसमें ग्रहणी की दृष्टि हमें मिलने लगती है, और ये इधर रेड फ्लैग है कि यदि ऐसे ही सिम्टम्स हमें वेट लॉस के साथ मिलने लगे, और वेट लॉस सिग्निफिकेंट होना चाहिए, 10 किलो से आसपास वेट लॉस रहेगा, तो यकीनन हमें यह मैलिग्नेंसी के बारे में सोचना चाहिए। इसमें भी जब भी हम इरिटेबल बाउल या ग्रहणी के बारे में सोचेंगे, तो इसमें डायरियल प्रीडोमिनेंस ज्यादा रहता है, यानी अतिसार जैसे लक्षण बीच बीच में ज्यादा रहते हैं। और हम जब मैलिग्नेंसी के लिए सोचेंगे, तो इसमें कॉन्स्टिपेशन के लक्षण ज्यादा रहते हैं। तो जब भी आप हिस्ट्री लेंगे, बाउल हैबिट्स के बारे में जरूर पूछेंगे। अब एनाटॉमिकली फूड रिलेशन से, एनाटॉमिकल क्या रिलेशन है ये एक बार हम देख लेते हैं। जब भी डिस्कम्फर्ट वाइल ईटिंग रहेगा, खाना खाते वक्त उसको डिस्कम्फर्ट रहेगा, तो इसोफेजियल डिसीज के बारे में हमें सोचना चाहिए। इफ पेन शॉर्टली आफ्टर फूड, खाना खाने के तुरंत बाद उसे पेन होने लगे या सिम्टम्स आने लगे, वो बढ़ने लगे, तो बिलियरी ट्रैक्ट के बारे में या इसके डिसऑर्डर के बारे में सोचना चाहिए। चाहे वो कोलेसिस्टाइटिस है, या जीबी कैल्कुलस रहेगा, या पैनक्रियाटिक डक्ट में कोई डिफॉर्मिटी रहेगी, इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। पेन आफ्टर 30 to 90 minutes, हेलो सर। वो हेलो, हाँ बोला। हेलो, हाँ सर। हाँ हाँ, आपकी तरफ हाँ से बोला। साउंड थोड़ा अभी ब्रेक हो रहा है। हाँ सर, आपकी तरफ से साउंड थोड़ा ब्रेक हो रहा है। आप सिर्फ आपका एक बार नेटवर्क चेक कीजिए ना। हेलो, हेलो सर। हेलो, एक मिनट अब साउंड कैसा है? हेलो अमित। हाँ सर, अभी क्लियर है। यस, अभी ठीक है। ओके ओके ओके। तो एनाटॉमिकली फुल रिलेशन के बारे में हम बोल रहे थे। तो यदि फूड का कोई रिलेशन नहीं है, तो हमें कॉज आउटसाइड बाउल ढूंढना चाहिए। फूड से कोई रिलेशन नहीं है, जो सिम्टम है
वो फूड के साथ यानी खाना खाने के साथ या बाद में कभी भी आते हैं, बीच बीच में आते हैं, उसका क्लियर कट रिलेशन कोई नहीं है, तो आउटसाइड बॉवेल के बारे में हमें सोचना चाहिए। अब ये एसिड पेप्टिक डिसऑर्डर्स का ड्यूरेशन कितना है, इसी के आधार पे हम इसकी साध्यता देख सकते हैं। यदि न्यू ऑनसेट है, यानी 6 महीने तक के एसिड पेप्टिक डिसऑर्डर है, तो हम ये आसानी से साध्य है, इसे जल्दी ही ठीक कर सकते हैं। सिर्फ इसमें क्या क्या कर्म हमें करने हैं, निदान परिवर्तन करना है, ये सोचते हुए ये हम ठीक कर सकते हैं। यदि ये सिम्टम्स अबव 6 मंथ्स के लिए है, यानी 6 महीने के आगे इसका ड्यूरेशन हुआ है, तो इसकी कष्ट साध्यता बढ़ती जाती है, ये कष्ट साध्य होने लगता है। इसमें ज्यादा शोधन करने की जरूरत रहती है, निदान परिवर्तन ठीक से हो रहा है कि नहीं, ये देखने की जरूरत रहती है। और एक बार ये 3 इयर्स के परे हो गया, 3 इयर्स से ज्यादा ये सिम्टम हो गए, तो इसकी असाध्यता की ओर बढ़ावा उसका बढ़ने लगता है। वैसे ये पूरी तरह से असाध्य नहीं है, लेकिन जरूर इसकी असाध्यता बढ़ती है। इसमें और एक रेड फ्लैग की तरफ मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। जब भी अम्ल पित्त के जैसे लक्षण चेस्ट पेन के साथ हो, यानी चेस्ट पेन और एसिड पेप्टिक डिसऑर्डर्स एक साथ हो, तो आपको सतर्क या चौकन्ना रहना पड़ेगा। यदि ऐसे सिम्टम्स अर्ली मॉर्निंग आते हैं, अर्ली मॉर्निंग में अम्ल पित्त के साथ यदि कोई पेशेंट आपके पास आता है, उसके साथ साथ उसको डिस्निया है, सांस लेने में तकलीफ है, स्वेटिंग है, पसीना आ रहा है, तो जरूर आपको ईसीजी करके उसका कार्डियक ओरिजिन है क्या, ये रूल आउट करना है। बहुत बार हमने देखा है कि ऐसे पेशेंट्स मायोकार्डियल इंफार्क्शन के रहते हैं, और इसमें ये सब सिम्टम्स अम्ल पित्त जैसे सिम्टम हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे ईसीजी करवाना बहुत जरूरी है। और वैसे ऐसा नहीं रहा है कि यंग पेशेंट है तो उसे मायोकार्डियल इंफार्क्शन नहीं होता, अभी तो ये एज लिमिट बहुत नीचे आ रही है, तो ये करना आपके लिए बहुत जरूरी है। अम्ल पित्त को भीषक मोहकर, ऐसा सुरेख नाम आचार्यों ने दिया है। भीषक मोहकर मतलब क्या, जो मैंने पहले ही स्लाइड में आपको बताया कि वैसे अम्ल पित्त ट्रीट करना आसान है, लेकिन इसका डायग्नोसिस करना बहुत कठिन है। कभी कभी ऐसा लगता है कि अम्ल पित्त ही है, लेकिन इसका अंदर का डायग्नोसिस अलग होता है। ये ग्रहणी हो सकता है, अदर कोई हो सकता है, या जैसे मैंने अभी रेड फ्लैग बताया, चेस्ट पेन हो सकता है, कार्डियक कॉज हो सकता है। लेकिन हम अम्ल पित्त डायग्नोसिस करके या पेप्टिक एसिड पेप्टिक डिसऑर्डर डायग्नोसिस करके फंस जाते हैं। कभी कभी अम्ल पित्त के साथ और लक्षण आता है और हमें मोह होता है कि वो डायग्नोसिस करें, लेकिन सच में वो केवल अम्ल पित्त ही रहता है। तो इसमें अनेक अनेक शेड्स रहते हैं, लेकिन ये छिपे हुए डायग्नोसिस ज्यादातर हमें 4 देखने को मिलते हैं, और ये 4 डायग्नोसिस करना हमें बहुत जरूरी है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस, एक तो कार्डियक कॉज रूल आउट करना, दूसरा बहुत बार अपेंडिसाइटिस अम्ल पित्त जैसे लक्षण लेके आता है। कभी कभी एक्यूट अपेंडिसाइटिस में ऐसे लक्षण होते हैं जिसमें वोमिटिंग, प्रोफ्यूज वोमिटिंग, थोड़ा सा हल्का सा फीवर रहता है, और बाकी के लक्षण अम्ल पित्त जैसे रहते हैं। या कभी कभी क्रॉनिक अपेंडिसाइटिस में सभी लक्षण अम्ल पित्त के जैसे रहते हैं, थोड़ा थोड़ा इधर उधर पेन होता है, डकारें आती है। अम्ल पित्त के ट्रीटमेंट से उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब हम अपेंडिसाइटिस के बारे में सोचेंगे, वो ट्रीट करेंगे, तो वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है।
और दो जो चीजें हैं, एक है उदावर्त और दूसरा है ग्रहणी। ये तो बहुत बार इसके साथ हमें तंग करते हैं। उदावर्त के लक्षण बहुत बार मिक्स हो जाते हैं अम्ल पित्त के साथ। तो ये हमें तय करना है कि ये उदावर्त के लक्षण बहुत छोटे हैं और खासकर ये अम्ल पित्त है या केवल उदावर्त है। और कभी कभी ग्रहणी के कभी कई लक्षण, ग्रहणी के अवयव दृष्टि के लक्षण अम्ल पित्त के साथ घुल मिल जाते हैं। तो ये बाइफर्केट करना या डिफरेंशिएट करना हमें बहुत जरूरी है। पहले दो लेक्चर में मैंने आयुर्वेदिक टर्मिनोलॉजी बहुत कम यूज की थी जानबूझ के, लेकिन यहाँ मुझे ये करना ही पड़ेगा कि ये पूरी तरह से अम्ल पित्त ये अपने केडर का आयुर्वेद का विषय है। तो मैं अभी तुमको अवस्था पाक की ओर ले जाता हूँ। आप सभी जानते हैं 3 अवस्था पाक रहते हैं, प्रथम अवस्था पाक, द्वितीय अवस्था पाक, तृतीय अवस्था पाक। ये 3 अवस्था पाक कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे या पेशेंट में क्या क्या देखेंगे या अम्ल पित्त के बारे में इसका रेलेवेंस कैसा लगाएंगे, ये हम देखेंगे। पहला अवस्था पाक जो है वो मधुर अवस्था पाक है या प्रथम अवस्था पाक। इसमें कफ का उदीरण होता है, अच्छा कफ निकलता है और इसके साथ साथ प्राणवायु और उदान वायु, इनके बारे में हमें सोचना है। यह अवस्था पाक के लिए हमें मुख से लेके आमाशय तक उसकी जांच करनी है। ये बिगड़ जाने के लक्षण क्या है? तो इसमें उत्क्लेश ज्यादा होने लगेगा, मुख में लालास्त्राव ज्यादा होने लगेगा, ज्यादा पानी आने लगेगा। मधुरास्यता या लवणास्यता मतलब क्या कि खाने मुंह में मीठापन या लवण जैसा स्वाद आने लगेगा। पेट में ऊपर के हिस्से में आत्मान रहेगा और प्राण और उदान की गति में थोड़ा बहुत अवरोध रहेगा। ऐसे लक्षण दिखेंगे तो हम तय करना है कि इसका प्रथम अवस्था पाक बिगड़ गया है। द्वितीय अवस्था पाक मतलब अम्ल अवस्था पाक। यहाँ हमें पित्त और समान वायु के बारे में सोचना चाहिए। जब भी द्वितीय अवस्था पाक बिगड़ जाएगा तो अम्लोद्गार ज्यादा आने लगेंगे, क्योंकि बिगड़े हुए पित्त दृष्टि का लक्षण है अम्लोद्गार, अम्ल पित्त का। इपिगैस्ट्रिक बर्निंग ज्यादा रहेगा, बेचैनी ज्यादा रहेगी। कभी कभी मुख में विरसता यानी हमें जिसे मुख वैरस्य बोलते हैं वो आने लगेगा। ज्यादातर बार भूख या क्षुधा मंद होने लगेगी, लेकिन कभी कभी भूख ज्यादा बढ़ती है जिसे हम स्यूडो एपेटाइट बोलते हैं। वो भी लक्षण कभी कभी द्वितीय अवस्था पाक के बिगड़ने पर दिखता है। तृतीय अवस्था पाक यानी कटु अवस्था पाक, इसमें हमें वात के बारे में सोचना चाहिए और खासकर अपान वायु के बारे में हमें सोचना चाहिए। यहाँ मल संबंधी सभी लक्षण हमें देखने हैं। मलावष्टंभ है या अतिसार जैसे लक्षण है, नीचे के हिस्से में पेट फूलता है या तकरीबन उदावर्त जैसे लक्षण दिखते हैं। ये सब जान के हमें तृतीय अवस्था पाक में कुछ बिगाड़ है क्या वो देखना है। प्रथम अवस्था पाक के बारे में सोचेंगे तो जो मैंने सेकंड स्लाइड में बोला था कि म्यूकोजल मेम्ब्रेन फंक्शन, एपिथेलियल फंक्शन, उसमें पूरे आमाशय में एक म्यूकोजल लाइनिंग मेम्ब्रेन रहता है और इसमें जो चेंजेस आते हैं या तो ये क्वालिटेटिवली आते हैं या तो क्वांटिटेटिवली आते हैं। तो ये चेंजेस बहुत महत्वपूर्ण मॉडर्न साइंस के हिसाब से भी माना गया है। और ये चेंज
हम डायरेक्टली स्टेटस ऑफ कफ के बारे में जब सोचेंगे तो हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो जब भी हम अम्ल पित्त के बारे में सोचेंगे, प्रथम अवस्था पाक के बारे में सोचेंगे या पूरे अम्ल पित्त के व्याधि के बारे में सोचेंगे, तो हमें पित्त के साथ साथ कफ का विचार करना अत्यंत आवश्यक है। जब तक हम कफ का विचार पूरी तरह से नहीं करेंगे, तब तक अम्ल पित्त हमारी पकड़ में नहीं आ सकता। बहुत बार अम्ल पित्त के लक्षण ढूंढते वक्त या उसकी जांच करते वक्त हम पित्त प्रकोप के लक्षण ढूंढते हैं, पित्त प्रकोप के हेतु ढूंढने का प्रयास करते हैं, लेकिन हमें ये छोड़ के कफ के हेतु ढूंढने का प्रयास ज्यादा करना चाहिए। और यदि हम ग्रंथों में देखेंगे तो ये कफ के हेतु ही अम्ल पित्त के पूर्वावस्था में ज्यादा मिलते हैं। तो जब भी हम अम्ल पित्त के बारे में सोचेंगे तो प्रथम अवस्था में कफ कैसा तैयार हो रहा है, या वो सही हो रहा है या गलत हो रहा है, क्वालिटेटिवली अच्छा हो रहा है या कम हो रहा है, या क्वांटिटेटिवली अच्छा हो रहा है या कम हो रहा है, इसके बारे में हमें जरूर सोचना चाहिए। हिस्ट्री लिखते वक्त पेशेंट की खाने पीने की जो आदतें हैं, उसका विहार कैसा है, क्या वो दीवा स्वाप करता है, क्या वो रात्रि जागरण करता है, या ऋतु के साथ साथ उसमें क्या बदलाव आता है, ये सब देखना कफ का स्टेटस मालूम करने के लिए हमें बहुत जरूरी है। द्वितीय अवस्था पाक के साथ साथ हमें अग्नि का विचार या स्टेटस ऑफ अग्नि जानना ये बहुत जरूरी है। अम्ल पित्त के साथ साथ ग्रहणी दृष्टि भी होती है। तो ये ग्रहणी दृष्टि अवयव स्वरूप है या व्याधि स्वरूप है, या केवल ग्रहणी के कुछ पूर्व लक्षण हमें इसमें ढूंढने हैं या मिलते हैं, ये देखना हमें बहुत जरूरी है। जब भी हम तृतीय अवस्था पाक के बारे में सोचेंगे तो मल की शुद्धि या अशुद्धि, इसके बारे में जांच करना चाहिए, इसके प्रश्न पूछने चाहिए। इसी के साथ साथ उसकी अपान वायु की स्थिति क्या है, यह हमें पता चलेगा। यहाँ पे उदावर्त है कि नहीं, ये ढूंढ लेना बहुत जरूरी है। ये सभी अवस्था पाकों की जांच हम क्लियर कट हिस्ट्री लेके, अच्छी तरह से हिस्ट्री लेके, अच्छी तरह से प्रश्न पूछ के, ये तीनों अवस्था पाक के बारे में जानकारी ढूंढ सकते हैं। और ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक किस अवस्था पाक में क्या बिगाड़ है ये हमें नहीं जानते, या कफ के स्टेटस के बारे में नहीं जानते, अग्नि का परिमाण कैसा है ये नहीं जानते, तब तक उस अवस्था के हिसाब से मेडिसिन ढूंढना या कर्म ढूंढना हम तय नहीं कर पाते। अब हम अम्ल पित्त की ओर बढ़ेंगे, जहां एक्यूट कंडीशन है। एक्यूट कंडीशन में एसिड पेप्टिक डिसऑर्डर्स लेके आपके पास पेशेंट आया है, या तो उसे बहुत उत्कलेश है, नौशिया है, वोमिटिंग जैसा लगता है, या वोमिटिंग हो चुकी है, थोड़ा सा हल्का सा हेडेक है या ज्यादा हेडेक है, और अपर के एपिगैस्ट्रियम में या अपर रीजन ऑफ स्टमक में फुलनेस है। तो ये सभी का मतलब एक ही है, एक ही की ओर इशारा करता है कि दोष या तो वो कफ है, कफ मिश्रित पित्त है, ये सभी दोष आमाशय में ही है। ऐसी कंडीशन है तो हमें सत्योवमन देना ही है। इसका एक ही क्रिया हमें करनी है, वो है वमन कर्म। वमन कर्म और वमन विधि, इसमें थोड़ा अंतर है। जब भी हमें दोष चलायमान अवस्था में होते हैं, शोधन की अर्हता की अवस्था में होते हैं, तो हमें वो क्रिया फट से करनी है।
यानी केवल दोषों को ढकेल के बाहर निकालना है। तो ये वमन कर्म है। बहुत बार कई बार लोग पूछते हैं कि वमन विधि इतनी बड़ी है, तो ये वमन एक बार ऐसे अचानक से कैसे करेंगे? तो वो विधि नहीं है, ये वमन कर्म है। उसी वक्त करने का वो कर्म है, क्रिया है। तो सत्य वमन कैसे करेंगे? सबसे अच्छा तरीका है लवणांबु के साथ या सुखोष्ण दुग्ध के साथ। कई लोगों को अच्छे से वमन होता है। यष्टि मधु वमनोपक मानी जाती है, अच्छी वमनोपक मानी जाती है, वो हम यूज करते हैं। इसमें थोड़ा डिफरेंशिएट करने के लिए मैं बोलूंगा कि जिनको उल्टी करने की आदत है, जो पेशेंट उल्टी करते हैं जब भी उनको एसिड पेप्टिक डिसऑर्डर्स होते हैं, तो ऐसे पेशेंट ये वमन करने के लिए एकदम फिट है। वो झट से तैयार भी हो जाते हैं और हम आसानी से वमन कर्म कर पाते हैं। लेकिन दिक्कत उन पेशेंटों में है जो उल्टी करने से डरते हैं। उल्टी करना उनके लिए आसान नहीं है। तो यहाँ यष्टि मधु और वच्चा हमें यूज करनी चाहिए। जब कभी कभी ऐसी परिस्थिति में जब उत्क्लेश ज्यादा हो, तो मदन फल पिप्पली भी यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब भी ज्यादा दोष आमाशय में हो, तो एकदम यष्टि मधु और लवण या लवणांबु से भी काम चल जाता है। एक बार वमन किया तो उसके बाद आगे की ट्रीटमेंट में हमें संसर्जन क्रम जैसे व्यवहार करना है। हमें 8 दिन तक उसे लघु आहार देना है। निदान परिवर्जन अपने आप चाहिए। जब भी आप लघु आहार प्रिस्क्राइब करेंगे तो अपने आप निदान परिवर्जन भी हो जाएगा। यदि पित्त दृष्टि ज्यादा है या पित्त प्रधान अवस्था का पेशेंट है, पित्त प्रकृति का पेशेंट है, तो ये संसर्जन क्रम के साथ साथ आप सूक्ष्मकर या लघु सूक्ष्मकर इस्तेमाल करिए। यदि उसमें कफ का स्टेटस बिगड़ा हुआ है, कफ दृष्टि ज्यादा है, क्षुधा कम है, ऐसी परिस्थिति में आप षडधरण चूर्ण इसके साथ साथ यूज करिए। और यदि आमाशय का बल कम है, आध्वान ज्यादा है लेकिन आमाशय का बल कम है, तो ऐसी परिस्थिति में भास्कर लवण चूर्ण अमलकी के साथ हम यूज कर सकते हैं। वैसे अनेक सारे ये कॉम्बिनेशंस हम यूज कर सकते हैं, लेकिन जो एकदम आसानी से हम यूज करते आए हैं या आप कर सकते हैं, ऐसे ये 3 योग मैंने आपके सामने रखे। यदि उत्क्लेशावस्था नहीं है, अम्ल पित्त के साथ पेशेंट आया है लेकिन उत्क्लेशावस्था नहीं है, या पेशेंट वमन अर्हता नहीं है, या हम वमन नहीं दे सकते, ऐसी परिस्थिति में क्या करें? तो पहले साम निरामावस्था का हमें विश्लेषण करना चाहिए। ये अम्ल पित्त की या पित्त की सामावस्था है या निरामावस्था है, ये तय करके उसके बाद हम कल्प की या मेडिसिन की योजना करेंगे। तो ये तय करते वक्त हम क्या क्या देखेंगे? तो पहले जिह्वा कैसी है, पेशेंट की जिह्वा उपलिप्त है, पूरी तरह से कोटिंग उसमें है क्या? ऐसा है तो ये साम पित्त का लक्षण है। सिर में गौरव है या लघुता है? यदि गौरव है, जाड्य है सिर में, तो ये साम पित्त का लक्षण है। मुख का रस कैसा है? क्या उसमें लालास्त्राव ज्यादा है? क्या उसमें लवणास्यता है? क्या उसमें मधुरास्यता है? या रस वैरस्य है, मुख वैरस्य है? ये सभी लक्षण साम पित्त की ओर हमें ले जाने वाले हैं। आमाशय देखेंगे तो आमाशय में लाघव है या जड़त्व है? यदि जड़त्व है तो ये साम पित्त का लक्षण है। और मलवेग कैसे है?
यदि मल विबंध है तो यकीनन ये साम पित्त है। एक बार हमने साम पित्त तय किया या अम्ल पित्त सामावस्था में है ऐसे तय किया, तो उसके बाद सबसे पहले सबसे अच्छी दवा है वो है सूचशेखर। सूचशेखर ऐसी कंडीशन में बहुत अच्छे काम करती है। अभी यहाँ हम सुवर्ण सूचशेखर यूज करेंगे या सादा सूचशेखर करेंगे, तो मेरे ख्याल से सुवर्ण सूचशेखर किया तो वैसे भी अच्छा है, लेकिन सादा सूचशेखर यहाँ अच्छी तरह से काम करता है। हर एक व्यक्ति में स्वर्ण सूचशेखर देने की जरूरत नहीं रहती। दूसरा कल्प है वो है प्रवाल पंचामृत। सामावस्था की अवस्था में हम प्रवाल पंचामृत, जहां डकारे ज्यादा आती है, विदत अजीर्ण की अवस्था अम्ल पित्त के साथ रहेगी, तो यहाँ प्रवाल पंचामृत ज्यादा यूज कर सकते हैं। इसमें एक हेतु हमें ऐसा मिलता है कि पेशेंट जब पहला खाना पचने के पहले जल्दी जल्दी खा लेता है, या उसे हम अध्यशन बोलते हैं, पहला खाना जब तक आमाशय के आगे नहीं जाता या उसका पचन नहीं होता, उसके पहले कई लोगों को खाने के साथ साथ खाने के 1 घंटे बाद फल खाने की इच्छा रहती है या वो खाते हैं। तो ऐसे पेशेंट में अम्ल पित्त के साथ अजीर्ण की संप्राप्ति भी साथ साथ घटती जाती है। तो ऐसे पेशेंट के लिए प्रवाल पंचामृत ज्यादा कारगर साबित होता है। साम पित्त का निर्हरण करने के लिए हमें अविपत्तिकर चूर्ण उसके अपान काल में देना अच्छा रहता है। या कभी कभी हम अच्छी तरह से तय नहीं कर पा रहे हैं, तो सिम्को कंपनी की ये पेप्सिल करके दवाई आती है, जिसमें सूचशेखर के साथ साथ शंख भस्म, प्रवाल भस्म और स्वर्णमाक्षी भस्म है, तो ये भी हम दे सकते हैं। अब साम पित्त के बाद निराम पित्त के क्या लक्षण है, फिर से एक बार हम देखेंगे जीवा से लेके जीवा की सामता कैसी है, जीवा में उपलिप्तता कम हो रही है क्या। सिर की ओर देखेंगे तो सिर में लाघव आ रहा है क्या, या जड़त्व है या लाघव है। यदि सिर में लाघवता है तो ये हम समझ सकते हैं कि ये पित्त निराम पित्त है। मुखरस कैसा है, मुख में लालास्त्राव नहीं है या मुख वैरस्य नहीं है, तो ये निराम पित्त के ओर जाता है। यदि मल सुखप्रद हो रहा है, मल में कोई कठिनाई नहीं है, या कभी कभी थोड़ा सा द्रवमल होता है, तो भी हम ये निराम पित्त के लक्षण समझ सकते हैं। और आमाशय में लाघवता है, लघुता है, आमाशय भरा हुआ नहीं है, एपिगैस्ट्रिक फुलनेस नहीं है, तो हम ये निराम पित्त है ऐसा तय कर सकते हैं। दूसरी एक बात, साम निराम अवस्था तय करने के लिए जब हम हिस्ट्री लेते हैं तो उसमें पूछ सकते हैं, ये उपशय अनुपशय के साथ साथ निदान करना, इसका एक ये उदाहरण है। यदि छर्दी के साथ उसको वोमिटिंग हो रहा है और उसके साथ उपशय है या उसके लक्षण कम हो जाते हैं, तो जरूर ये साम पित्त है। तो यह अवस्था में हमें साम पित्त की ट्रीटमेंट देनी है। और यदि छर्दी के साथ अनुपशय है, यानी वोमिटिंग 2-3 बार हुआ है लेकिन फिर भी उसके लक्षण बढ़ते ही जा रहे हैं, तो ये निराम पित्त है। इसमें निराम पित्त जैसे ट्रीटमेंट हमें करनी है। दूसरा, यदि दूध के साथ उसे तकलीफ हो रही है, कई कई लोगों को ठंडा दूध पीने की आदत रहती है, वैसे ठंडा दूध पीने से उसे उपशय है तो ये निराम पित्त है। लेकिन दूध पीने से यदि तकलीफ हो रही है, पित्त के लक्षण ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो ये साम पित्त है।
कैसे भी करके हमें पित्त को निरामावस्था में लेना है। यानी अम्ल पित्त का साध्यत्व ही यही है कि उसका पित्त निरामावस्था में लाना। यदि अम्ल पित्त का पेशेंट निरामावस्था में ही आपके पास आया है तो आपका काम आसान है, लेकिन यदि सामावस्था में आया है तो उसके सामावस्था के लक्षण लक्षण ट्रीट करते हुए आपको उसे निरामावस्था में लाना है और फिर निराम पित्त की या निरामावस्था के अम्ल पित्त की ट्रीटमेंट आपको करनी। निरामावस्था जब भी पेशेंट के आ जाए तो पित्त और अग्नि ये दोनों आश्रय आश्रयी भाव है। तो इसमें हमें अग्नि का स्टेटस क्या है वो खास करके देखना है। उसकी अग्नि बढ़ रही है क्या, या बाकी के लक्षण निरामावस्था के मिल रहे हैं लेकिन उसकी अग्नि नहीं बढ़ रही है, तो हमें अलग तरह से सोचना है। और यदि उसकी ठीक तरह से अग्नि बढ़ रही है तो हमें उसी वजह तरफ से सोचना है। यदि उसकी अग्नि अच्छी है और सामावस्था का पेशेंट निरामावस्था में गया है या निरामावस्था में ही पेशेंट अग्नि अच्छा होने के साथ आया है, तो सबसे अच्छी दवा ही अपने पास है, वो है मौतिक युक्त कामधुता। मौतिक युक्त कामधुता 125 मिलीग्राम की मिलती है, बहुत सारी कंपनियों की मिलती है, कई कंपनियों की 100 मिलीग्राम की भी मिलती है। तो ये 1 से 2 गोली 2 बार या 3 बार हम दे सकते हैं। दूसरी दवा है या दूसरा मेडिसिन है धात्री लोह। वैसे अम्ल पित्त में धात्री लोह बहुत कम यूज करते हैं, लेकिन ये सबसे अच्छा मेडिसिन जो मैं यूज कर रहा हूँ, बहुत साल से यूज कर रहा हूँ, इसका एक अच्छा परिणाम दिखता है। और इसकी एक खासियत है कि ये लगातार दे सकते हैं, यानी निरामावस्था खत्म होने के बाद अपुनर्भव चिकित्सा के लिए भी धात्री लोह हम यूज कर सकते हैं। एकदम छोटा सा कल्प है जिसमें यष्टि मधु है, और यष्टि मधु ये कफ का स्टेटस जो मैंने पहले आपको बताया, जो ये सुधारने के लिए बहुत आवश्यक है। तो धात्री लोह निराम पित्त की अवस्था में हम यूज कर सकते हैं। तीसरा है कालमेक स्पेशल, जो स्वदेशी कंपनी का आता है, वो लगातार देने के लिए बहुत अच्छा है। यह कालमेक स्पेशल के जगह हम भूनिम्बादी काढ़ा भी दे सकते हैं। जो भूनिम्बादी आवश्यकता है, या पेशेंट क्रुश है, रसक्षय की ओर जा रहा है, ऐसा लगता है, तो दाढ़ीमावलेह यहाँ अच्छा काम करता है। जब भी निरामावस्था की ट्रीटमेंट पूरी होने लगे तो हमें अपुनर्भव के बारे में सोचना चाहिए। और जब भी हम पुनर्भव के बारे में सोचेंगे तो आमाशय में जो कफ है उसका अच्छा होना या उसको ठीक करना या ठीक रखना, ये हमारा परम कर्तव्य है। यहाँ पे हम पेशेंट को घृतपान शुरू करेंगे। यही एक अवस्था है जहां यदि आपको लगे कि बाकी कुछ अम्ल पित्त के साथ साथ और कोई डिसीज है, जैसे वंध्यत्व है या पीसीओडी है या प्रमेह की अवस्था है, तो यहाँ आमाशय में की शुद्धि के लिए विधि पूर्वक वमन हम करवा सकते हैं इसी स्टेज में। और यदि नहीं करना है तो डायरेक्ट घृतपान शुरू कर सकते हैं। घृतपान के लिए शतावरी घृत या दाढ़ीमा के घृत बहुत अच्छा है। अग्नि का स्टेटस कैसा है, अग्नि कितना है उसका, ये देखकर हम घृतपान कैसा देना है, कितने मात्रा में देना है,
ये तय कर सकते हैं। यदि अग्नि अच्छा नहीं है तो मैं ड्रॉप से शुरू करता हूँ। 10 ड्रॉप्स 12 ड्रॉप से घृतपान दे सकते हैं, क्योंकि ये घृत जो है वो थोड़ा थोड़ा देने से अग्नि को बढ़ाता है, और जैसे जैसे अग्नि बढ़ता जाए तो आप उसकी मात्रा ज्यादा ज्यादा दे सकते हैं। धात्री लोहा, जैसे मैंने बताया, वो यहाँ भी कारगर साबित होता है। और यदि अब हमें आमाशय को और बल देना है, आमाशय की कफ का नियोजन अच्छी तरह से करना है, या कृश पेशेंट है, तो यह वहां पे कुष्मांड अवलेय, विदार्यादि अवलेय, ऐसे अवलेय अग्नि को ध्यान में रखकर हम दे सकते हैं। अभी थोड़ा जीर्ण अम्ल पित्त के बारे में सोचेंगे, जो बहुत बरस 3 बरस के परे हो गया है, उससे ज्यादा साल तक उसे तकलीफ है। तो ये ठीक करने के लिए सबसे पहले करना है वो है रक्त मोक्षण, क्योंकि यहाँ दोष आमाशय में तो स्थित हुए ही है, लेकिन साथ साथ उसकी रक्तगतावस्था, पित्त और रक्त आश्रय आश्रयी भाव है, तो पित्त का रक्तगतावस्था और वहां पड़े रहना ये ज्यादा होता है। तो रक्त मोक्षण 3 या 4 बार लगातार 15-15 या 10-10 दिन बाद हम जीर्ण अम्ल पित्त में कर सकते हैं। रक्त पित्त के साथ साथ विरेचन देना बहुत जरूरी है। विरेचन के लिए आरोग्यवर्धिनी सबसे ज्यादा यहाँ कारीगर होती है, क्योंकि हमें यहाँ जो विरेचन देना है ये पित्त को निकालने वाला, पित्त का स्त्रंसन करने वाला होना चाहिए। तो इसमें आरोग्यवर्धिनी में कुटकी है, ये कुटकी मलभेदन के साथ साथ पित्त को खींच के बाहर निकालती है। वैसे इसके साथ ताम्रभस्म भी। यदि आरोग्यवर्धिनी नहीं देनी है तो कई बार हम माका, कुटकी और तिफड़ा ऐसा योग भी दे सकते हैं। इसके साथ साथ जीर्ण अम्ल पित्त का ट्रीटमेंट करते वक्त रक्त मोक्षण के साथ साथ रक्तगत पित्त का पाचन करना जरूरी है। तो रक्त के पाचन के लिए रक्तपाचक योग हमें यहाँ इस्तेमाल करना है। रक्तपाचक योग के साथ साथ रजनी योग यहाँ बहुत असरदार साबित होता है, जो वैद्य दातार शास्त्र की परंपरा में है। जब भी अम्ल पित्त के साथ साथ फीवर का या ज्वर का, जीर्ण ज्वर का इतिहास हमें मिलेगा, या चिकन पॉक्स जैसे वायरल डिसीज का इतिहास मिलेगा, या उष्णता बढ़ाने वाले कोई भी मेडिसिन उसका साइड इफेक्ट रहेगा, तो रजनी योग जीर्ण अम्ल पित्त में रक्तपाचक योग के साथ हमें देना चाहिए। और जैसे ही पाचन करने के बाद हम गुड़ुचादी कषाय उसको यूज कर सकते हैं। जब भी निरामावस्था ये जीर्ण अम्ल पित्त में पूरी तरह से आ जाए, तो निरामावस्था के लिए जो भी आपने योग देखे हैं वो योग से आगे का अम्ल पित्त ठीक होता जाता है। फिर से अपुनर्भव के लिए घृतपान, भूनिम्बादी काढ़ा या भूनिम्बादी कषाय, और उसके साथ साथ संशमनी या कामधुता दोषों को देखकर हम दे सकते हैं। अब एक स्थिति हम और देखेंगे अम्ल पित्त में, वो है स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी। मतलब बहुत बार अम्ल पित्त के लक्षण के साथ साथ हाइटिस हर्निया या अल्सरेशन या बैरेट्स इसोफेगस, ये स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी लेके पेशेंट हमारे पास आता है। तो ऐसी स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी में जैसे हमने पहले देखा, तो सामावस्था, निरामावस्था और उसकी चिकित्सा वो तो करनी ही,
उसके साथ साथ यहाँ बस्ती चिकित्सा अपुनर्भव के लिए और व्याधि परिमोक्ष अच्छी तरह से होने के लिए बहुत उपयुक्त है, हमें देनी चाहिए। अग्नि का परीक्षण करके हमें महानारायण तेल, यष्टि मधु तेल या चिंचा लवण तेल ये हम यूज कर सकते हैं। हाइटिस हर्निया में बहुत बार यष्टि मधु तेल अच्छी तरह से काम करता है। यदि ऐसी परिस्थिति में मलावस्तंभ है और उदावरता जैसे लक्षण ज्यादा है तो वहां चिंचा लवण तेल ज्यादा इस्तेमाल करें। और यदि अल्सरेशन है तो महानारायण तेल का उपयोग ज्यादा अच्छा होता है। तो बस्ती के लिए हम ये 3 तैल द्रव्य यूज कर सकते हैं। अल्सरेशन में रक्तमोक्षण का भी अच्छा उपयोग होता है। अभ्यंतर रक्तस्राव या वहां की जो दुष्टावस्था है वो जल्दी ठीक हो जाती है। उसके साथ साथ बस्ती में अनुवासन बस्ती के साथ मोचर सिद्ध दुग्ध बस्ती हम देते हैं या दे सकते हैं, या शतावरी घृत और यष्टि मधु तेल मिक्स करके इमल्शन जैसे बनाकर भी दे सकते हैं। एसिड पेप्टिक डिसऑर्डर्स में एक ग्रुप आता है जो ड्रग इंड्यूस एपीडी रहता है। ड्रग की वजह से पेशेंट अपने पास आता है तो क्या अपनी मेडिसिन लेके नहीं आता, मॉडर्न के कई सारी दवाइयां उसकी चालू रहती है। और इसमें सबसे बड़ा कल्प्रिट है एक तो NSAIDs और उसके साथ साथ स्टीरॉइड्स, दूसरा है एस्पिरिन, तीसरा है मेटफॉर्मिन और चौथा है एंटीबायोटिक्स। और भी सारी दवाई है लेकिन ये 4 ज्यादातर हमें देखने के लिए मिलती है। तो इसमें पहला है निदान परिवर्जन। NSAIDs बहुत ही जरूरी है, तो ज्यादा एसिड पेप्टिक डिसऑर्डर न करने वाला NSAID हम उसे सुझाव दे सकते हैं या अपने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट उसके लिए एडॉप्ट कर सकते हैं। एस्पिरिन के बारे में मैं कहूंगा कि बहुत बार HID की पेशेंट, ISD के पेशेंट में एस्पिरिन चालू रखना जरूरी है, लेकिन जब तक अपनी ट्रीटमेंट चालू है उस वक्त हम हफ्ते में 1 या 2 बार उसको एस्पिरिन करवा सकते हैं। तो उसका रिजल्ट भी हमारा नहीं रुकेगा और उसका प्रॉब्लम भी नहीं रहेगा। मेटफॉर्मिन ये बहुत गंदी दवा है जो मैंने देखी है। जब भी मेटफॉर्मिन की कई पेशेंट को उसका एसिड पेप्टिक डिसऑर्डर्स बढ़ने लगे मेटफॉर्मिन के साथ, तो जब तक हम मेटफॉर्मिन बंद नहीं कर सकते उस वक्त तक उसको आराम नहीं पड़ता। कई बार ऐसा देखा है कि मेटफॉर्मिन की ड्रग कंपनी बदल के भी कई पेशेंट को अच्छा लगता है, लेकिन आप बंद करेंगे, मेटफॉर्मिन बंद करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मेटफॉर्मिन बंद करके अपने आयुर्वेदिक दवा चालू कर सकते हैं, या उसको एलोपैथी की दवा देना ही है तो कॉम्बिनेशन से मेटफॉर्मिन निकाल के ग्लिपिजाइड हो या ग्लिमिप्राइड हो ये हम यूज कर सकते हैं, लेकिन मेटफॉर्मिन बंद करना बहुत आवश्यक है। एंटीबायोटिक्स के बाद भी या एंटीबायोटिक के साथ भी कभी कभी एसिड पेप्टिक डिसऑर्डर रहती है। तो इन सब में क्या करना है कि सबसे पहले धान्य हिम या धान्य का काढ़ा उसे बना के दे सकते हैं। कामधुधा, मौखिक युक्त कामधुधा, ऐसी परिस्थिति में रजनी योग के साथ या रजनी योग के सिवाय हम दे सकते हैं। और यदि ये ड्रग का लेना बहुत ज्यादा समय से है तो इसमें रजनी योग के साथ साथ परिपाठादि कषाय हमें यूज करना है। अब अम्लपित्त अकेले नहीं आता, कभी कभी साथी लोगों को लेके आता है, जैसे कि शिरशूल है, उरोदाह है, भ्रम है, मूत्रदाह है। तो अम्लपित्त की ट्रीटमेंट के साथ साथ हम विचार कैसे करें, इसके लिए आपके सामने ये कुछ कॉम्बिनेशंस मैंने रखे हैं।
जब भी शिरशूल के साथ अम्लपित्त है, तो यदि उत्क्लेशावस्था है तो जैसे मैंने पहले बोला था, आपको वमन देना है, सद्यो वमन। और उत्क्लेशावस्था नहीं है, सामावस्था निरामावस्था है, तो कामद्विधा, गोदंती और सारीवा, ये मिश्रण बहुत अच्छा काम करता है। पूर्वदाह में सुशेखर, शंखभस्म और सुवर्णमाक्षिक भस्म, ये एक साथ देने से अच्छा रिजल्ट आता है। या तो आप ये कॉम्बिनेशन दे सकते हैं, या पहले महीने बताया वो पेप्सिल, वो भी आप 2-2 गोली, कभी कभी पुरोदाह ज्यादा रहेगा तो यही मिश्रण ज्यादा बार हम दे सकते हैं, या पेप्सिल की मात्रा बढ़ा सकते हैं। अम्लपित्त के साथ भ्रम है तो यकीनन यहाँ स्वर्ण सुशेखर या सुशेखर ज्यादा काम करेगा, और सुशेखर के साथ दोषों की गति देखकर स्वर्णमाक्षिक और गोदंती या केवल स्वर्णमाक्षिक हम यूज कर सकते हैं। जहां जहां मूत्रदाह है अम्लपित्त के साथ, वहां चंद्रकला रस बहुत अच्छा काम करता है। चंद्रकला रस के साथ अनुपान के लिए सारीवा हिम या सारीवाद्यासव हम दे सकते हैं। बहुत बार हमारे पास पेशेंट थकान लगती है, खाने के लिए जी नहीं करता, उठने बैठने में भी तकलीफ होती है, कुछ करने की इच्छा नहीं रहती, ऐसे लक्षण लेके आता है, वो वास्तविकता में क्लम रहता है। यदि अम्लपित्त के साथ साथ क्लम है तो यहाँ भूनिम्बादी, यष्टिमधु और गुरुची ये बहुत अच्छा काम करते हैं। यदि अम्लपित्त के साथ पांडु है, एनीमिया है, तो वहां धात्री लोह या ताप्यदी लोह, ये दोनों अच्छे कारीगर साबित होते हैं। ताप्यदी लोह भी अम्लपित्त के लिए अच्छी दवा है। जहां जहां स्ट्रेस रिलेटेड अम्लपित्त है, वहां हम ताप्यदी लोह यूज कर सकते हैं। मनोदौर्बल्य के कारण अम्लपित्त है तो यह कामदुधा जटामासी फांड के साथ अच्छी काम करती है। अभी पेशेंट को क्या बोलना है, इसके लिए ये लास्ट स्लाइड है। ये आहार विधि विशेषायतन हमने बहुत बार पढ़ा है। बहुत बार ऐसा होता है कि पेशेंट को खाने के लिए क्या दे क्या ना दे, पेशेंट भी हमें पथ्य के बारे में पूछता रहता है। अम्लपित्त के बारे में जब भी आप सोचेंगे तो आपको प्रिस्क्रिप्शन में देना है कि उसे क्या खाना है, क्योंकि यदि आपने क्या नहीं खाना ये उसे बताया तो यकीनन ये रात को फोन करके बताएगा कि डॉक्टर साहब आज आपने जो बताया उसमें दही नहीं है, तो क्या दही मैं खाऊं रात को। असल में ये पेशेंट आपके दिमाग का दही करते हैं। तो निदान परिवर्तन करने के लिए सबसे ज्यादा आसान और सबसे ज्यादा सटीक तरीका यही है कि उसे क्या खाना है ये आप बता दो, उसके बाद में जो भी आएगा वो नहीं खाना है, तो आपके लिए ये आसान रहेगा। आहार विधि विशेषायतन में 4 बातें कही है। पहला है तन्मना भुंजित, यानी मन को साक्षी रखकर आपको आहार करना है। तो मन और इंद्रिय, अपने पंच ज्ञानेन्द्रिय और मन, ये भी भूखे रहते हैं, इनका भी आहार पचन चालू रहता है, इनकी भी पचन शक्ति अपनी अपनी पचन शक्ति रहती है। और जब तक इनको हम आहार नहीं पहुंचाते तब तक हमें पूरी तरह से आहार का बल या आहार की विशेषता प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए आचार्यों ने कहा है कि जब भी खाएंगे मन से खाइए, पूरी तरह से मन अन्न पर रखकर खाना चाहिए। उसका स्वाद कैसा है, उसका गंध कैसा है, उसका आवाज कैसा है। जब हम पापड़ खाएंगे तो वो आवाज आएगा तो ही हमें अच्छा लगेगा। उसी तरह से मन को सामने रखकर खाना है। दूसरा है हितभुक। हम प्रथम अवस्थापाक के बारे में सोचेंगे तो जब भी हम हितकारक खाएंगे तो कफ का स्टेटस अच्छा रहेगा।
और जो खाना अहितकारक है वो कफ बढ़ाने वाला है, जो विरुद्धान्न है वो कफ और पित्त को साथ साथ बढ़ाता है। तो जब भी हम हितकारक खाएंगे तो हमारा अवस्थापाक, प्रथम अवस्थापाक अच्छा रहेगा। मित भूख मतलब कम खाना, जो अपना अग्नि है वो अग्नि से थोड़ा कम खाना, जो आवाहन शक्ति है उससे थोड़ा कम खाना, ये द्वितीय अवस्थापाक के लिए है। जब भी हम कम खाएंगे तो अपना अच्छा अग्नि बना रहेगा। और अंतिम बात है अशाक भूख, क्योंकि शाक ये वात को बढ़ाता है, और जब हम तेल के बिना शाक खाएंगे, कच्चे शाक खाएंगे, ज्यादा शाक खाएंगे तो अपना वात बढ़ेगा और मलावष्ट करेगा या अपान वायु की अवस्था बिगाड़ देगा। तो ये चारों बातें जब भी हम पेशेंट को बोलेंगे या हम अपने लिए भी ये यूज करेंगे तो अच्छा रहेगा। थोड़ा आज टाइम का लिमिट ध्यान में रखकर थोड़ा मैंने फास्ट लिया। आपको, आप सभी को धन्यवाद।